प्यारे बच्चों, आपने लाख की चूड़ियाँ पाठ पढ़ा होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उस पाठ को ध्यान से नहीं पढ़ा है या सुना नहीं है जब पाठ पढ़ा जा रहा था, और इसके प्रश्न अभी आए थे। लेकिन आपके मिड टर्म में भी इस पाठ के प्रश्न उत्तर आएंगे जो कि आपको याद होने चाहिए। जब आप पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकेंगे। तो आज आप पाठ पहले रीड करेंगे, पाठ पढ़ने के बाद फिर इसके प्रश्नोत्तर भी देखेंगे। तो इसके पाठ को यहाँ शुरू करते हैं। एक लेखक है जो कि अपने मामा के घर जाता है और वहाँ की वो सारी कहानी लाख की चूड़ियाँ पाठ में बता रहा है कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला जो है एक कारीगर है जो गांव के लोगों को चूड़ियाँ बना बना कर देता है और अपनी जीविका चलाता है, यानी कि अपनी रोजी रोटी चलाता है। तो यहाँ पर जब लेखक बदलू के पास जाता है तो वो उसको लाख की ही जो लाख थोड़ा सा बचता है उसी से उसको रंग बिरंगी गोलियाँ बनाकर देता है। यहाँ लेखक कहता है कि मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव था। यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। जब आप मामा के घर जाते हैं तो मामा की उम्र के सभी व्यक्ति आपके मामा कहलाते हैं, और जो नाना होते हैं आपके, तो नाना की उम्र के बुज़ुर्ग व्यक्ति को आप नाना कहते हैं। तो ऐसे ही लेखक जब अपने मामा के गांव गया तो वहाँ पर चूड़ी बनाने वाले बदलू को वह बदलू मामा कहना चाहता था, लेकिन सभी लोग उसको बदलू काका कहते थे। तो लेखक भी छोटा था और लेखक भी उसको बदलू काका कहता था। अब यहाँ पर लेखक कहता है कि मकान के सामने बड़ा सा सहन था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। वृक्ष मतलब पेड़ लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख को पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे जो है सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार के बेलन नुमा जो है मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बना लेता और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के बाद वह उन पर रंग करता। बदलू का यह कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता था। बदलू जो ये काम करता था वो एक मछिए मतलब चौकी सी होती है जिसको हम चारपाई, जैसे चारपाई होती है बुनी हुई, इसी तरह से एक मछिया होता है जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता। यहाँ लेखक बदलू के आसपास के वातावरण का वर्णन कर रहा है कि बदलू कैसे बैठता था, कहाँ बैठता था और उसके आसपास क्या होता था। तो यहाँ लेखक कहता है कि जिसे वह बीच बीच में पीता रहता, वह हुक्का पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। वह यहाँ लेखक का यहाँ पर यह विचार है कि जो बदलू था वह अपनी चूड़ियों को स्वयं ही निहारता रहता था, देखता था कि कितनी सुंदर लग रही है, इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई।
बदलू मनिहार था, यानी कि चूड़ी बनाने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक का मतलब होता है जो पूर्वजों से या पुराना उनका काम धंधा हो, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता ना था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का तात्पर्य होता है कि एक वस्तु देना और दूसरी वस्तु ले लेना। यहाँ पर पैसे का लेन देन ना होकर वस्तु का ही विनिमय या वस्तु का ही लेन देन होता था, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता, जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर वह बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। लोहे मतलब काफ़ी टाइम लग गया। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसके घर वालों को सारे वस्त्र मिलते, ढेर सारा अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते सो अलग। यहाँ पर बदलू को बहुत सारा सामान देके तब लोग जो है उसकी लाख की चूड़ियों का शादी का जोड़ा ले जाते। यहाँ पर लेखक कहता है कि यदि संसार में बदलू को किसी बात की चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता, और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, कभी यूं ही शहर के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ, यहाँ आप चित्र में देखेंगे बदलू से लेखक कितने आराम से बात कर रहा है। कहते हैं मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहनेंगे तो मूंछ ना आ जाए। यहाँ पर लेखक कमेंट्स कर रहा है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, यानी कि गाय दूध देने लगती, तो वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ 2-4 आम खाने जाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। यहाँ आपने देखा कि जो है लेखक है वो भी अपने गांव जाता था, और स्कूल खुलने तक ही वह जो है स्कूल खुलते ही वो अपने वापस आ जाता। तो आप सभी बच्चे भी गांव तो जाओ और खूब मस्ती करो, लेकिन जैसे ही स्कूल खुलने वाले हों तुरंत अपने घर आओ और अपने स्कूल आने की तैयारी करो। लेखक यहाँ कहता है कि मैं 2-3 बार ही अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियां में मेरी रुचि नहीं रह गई। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी, और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था।
लेखक कहता है, नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। उसने कहा, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर यानी कि अपनी याददाश्त पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, सोच रहा हो कि ये कौन है। और तब वह एकदम बोला, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। अब यहाँ पर लेखक कहता है, कुछ देर फिर शांत रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है। लाख में कहाँ संभव है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढीला या शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आईं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली फसली खांसी है, यानी कि मौसम के अनुसार खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई यहाँ लेखक फिर कहता है कि मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, कोई दर्द छिपा है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, यानी कि कितनों का रोजगार छीन लिया। जो हाथों से कोई सामान बनाते थे और अब वह मशीन बनाने लगी है, तो वह बेरोजगार हो गए। तो यहाँ पर इस हाथ काट दिए का यही तात्पर्य है। कुछ देर बाद फिर शांति रही तो मुझे अच्छी नहीं लगी। लेखक कहता है कि आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ लगा दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दिया। यहाँ लेखक कहता है कि गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जू उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थीं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ।
मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाता। इस पाठ के लेखक हैं कामता नाथ। सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से रीड करेंगे।